चलो। हेलो स्टूडेंट्स। आपका भी वही टॉपिक मुझे पढ़ाना था, यूनिट डायमेंशन। तो यूनिट डायमेंशन ये आपका भी टॉपिक में रह गया। एंड मेजरमेंट। इसमें आपको टॉपिक आता है एरर्स का। ठीक है, जो मैं लिखते हैं बस। तो याद है कि एरर्स जो होते हैं आपके, ठीक है, वो बेसिकली आपके होते हैं तीन टाइप के। ठीक है, एक इसमें लिखा होता है, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। इसमें नहीं होता है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है, हम जिसे मेजर कर रहे होते हैं वही खराब होता है। सपोज आपके पास कोई थर्मामीटर है, जिससे अपना नाप रहे, बॉडी का टेम्परेचर अपना नाप रहे, फीवर, वो तो 104 दिखा रहा है, लेकिन हमारे बॉडी में कोई फीवर नहीं है। तो इसका मीनिंग होता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ खराब हो चुका है, वो कैलिब्रेट नहीं है, और वो कुछ आपको गलती दिखा रहा है। ठीक है, तो वो अच्छा, उसको फेंक के हम नया ले लीजिए, ज्यादा अच्छा लगता है। तो इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग होता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो खराब है, हम अपना वेट चेक करते हैं। वेइंग स्केल के वो अगर खराब होता है तो उसको पता चला 50 kg दिखा रहा होता है, 60 kg या 80 kg दिखा रहा होता है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए इसका लो उसमें कुछ खराबी है, आप उसको ठीक करिए। दूसरा जो इसमें आता है सेकंड नंबर, उसको बोलते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर, इसका भी होता है कि आपको जो होता है इन्वायरमेंट, जैसे एयर, हवा का फ्लो, या टेम्परेचर या प्रेशर, या यहाँ की ह्यूमिडिटी, ये सब मैटर कर जाती है। अगर वो चेंज होती है तो अपने आप क्लाइमेट में क्या होता है, चेंज आता है, और हमारा एक्सपेरिमेंट भी कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होता है। हो सकता है किसी एक्सपेरिमेंट के लिए बोला जाए कि हवा का फ्लो चाहिए नहीं, वहाँ बहुत तेज हवा बह रही है, तो बहुत तेज अगर हवा बह रही है तो आपका एक्सपेरिमेंट कभी भी अच्छे से आंसर नहीं देगा, आपको पूरा ठीक से आंसर नहीं मिल सकता। दैट थिंग इज। और थर्ड इसका आता है, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल एरर। ऑपरेशनल एरर, इसका मीनिंग होता है कि हम जब कोई कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट, हम खुद काम अपना कर रहे होते हैं, तो हमें हमारे काम करने से कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम दिख रही होती है, या फिर हमें काम करना ठीक से आता नहीं है। हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ इसमें खराबी आ रही होती है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि हमको काम ठीक से आता नहीं है, या हम लोग बिना किसी गाइडेंस के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका रास्ता ये होता है कि आप उसकी ट्रेनिंग ले लीजिए कि हाँ भाई काम करते कैसे हैं। और नहीं तो आप किसी ट्रेनर के साथ काम करिए, जिसको काम पहले से अच्छे तरह से आता होगा। जिसको काम अच्छे से आता होगा वो आपके साथ काम करेगा, तो आपको बताता रहेगा बीच बीच में कि ये गलतियां हैं, वो गलतियां हैं, सब कुछ आपको नोटिस करता रहेगा। तो अगर आप वैसे काम करेंगे तो आपके काम में कोई गलती नहीं होगी, और आपका काम ठीक से होता रहेगा। ठीक, दिस इज कॉल्ड ऑपरेशनल एरर। ठीक है, दिस ऑल्सो कॉल्ड इन पर्सनल एरर। किसी बुक में लिखा रहता है कि पर्सनल एरर क्या होती है। तो पर्सनल एरर का मीनिंग क्या होता है कि जो हमसे गलतियां हो रही है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट खराब होता है। ठीक है, और चला हमको तो बहुत अच्छे से आता है सब कुछ, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ही काम नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसका मीनिंग होता है क्लाइमेट से होता है, जब हम हमारा क्लाइमेट ही काम नहीं कर रहा है अच्छे से। इन तीनों के अलावा, ठीक है, एक और इसमें आती है एरर, जिसको बोलते हैं रैंडम एरर। बोलते हैं क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। दिस इज इंपॉर्टेंट। रैंडम एरर का मीनिंग क्या होता है कि ऐसी कोई एरर जो हमारे सब कुछ करने के बाद भी वहां पे रहती है। ठीक है, मतलब ये होता है कि हम कुछ कितना भी अच्छा काम कर लें, हम कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन हमारे काम में कुछ ना कुछ गलतियां हमको दिखती रहती है, मतलब कि आंसर कभी भी ठीक नहीं आता। अब ये कैसे आता है, इसका हमें खुद ही पता नहीं होता। ठीक है, मीनिंग होता क्या होता है कि आप कितना भी अच्छा काम कर लें, आप भले अच्छे पूरे ट्रेंड हो, आपका इंस्ट्रूमेंट एकदम नया हो, ठीक से काम कर रहा हो, ठीक, क्लाइमेट भी ठीक, क्लाइमेट सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन हम जब काम करते हैं तो हमारे आंसर में फिर भी कुछ ना कुछ 2-4% की कमियां रह जाती है। इसका मीनिंग क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है
जो हमारा जो एरर्स क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो हमको पता नहीं है, मतलब हम उसको पता नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर पता नहीं कर पा रहे हैं तो भाई इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी इसमें। तो इसके लिए आपको कहेंगे कि हाँ भाई अगर से कोई दिक्कत आती है तो दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर कभी भी खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ रैंडम एरर को हम लोग कम से कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब मिनिमाइज का मीनिंग क्या होता है कि हम, हो सकता है कि पहले आ रहे हो 5%, तो आप थोड़ा और अच्छा करिए तो आपके आएगी सपोज से 2%, ऐसे आपका जाएगा। यू कैन मिनिमाइज बट वी कैन नेवर एलिमिनेट। हम एरर्स को कभी भी प्रॉपर एलिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूरा से एकदम सही आ जाएगा। ठीक है, आपका से जो भी आएगा वो स्टैंडर्ड के आसपास आएगा, रैंडम एरर। तो रैंडम एरर इट इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू अननोन इफेक्ट्स, अननोन इफेक्ट्स। ठीक है, रैंडम एरर जो होती है यहाँ पे, रैंडम एरर इज प्रोपोर्शनल टू 1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है कि आपकी जो रैंडम एरर होती है, आप जितनी ज्यादा बार करेंगे एक्सपेरिमेंट, तो ये बात सब लोग अच्छे से जानते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का meaning क्या होता है कि आप कोई काम जितनी ज्यादा बार करते हैं एरर्स उतनी कम आती है। आपको सपोज कोई काम करना है, आपको वो काम आता नहीं है, तो आप पहले काम, एक बार काम करेंगे आपसे कुछ गलतियां होंगी, आप दोबारा करेंगे गलतियां थोड़ी कम हो जाएंगी, 3 4 बार करेंगे या और करेंगे, आप सपोज आप उसको कर लेते हैं 50 बार, गलतियां तो बहुत बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि आप इतनी बार जब कर लेते हैं तो आप उसमें इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं कि फिर आपसे गलतियां नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि गलतियां बिल्कुल होंगी नहीं, तो आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। लेकिन अब ये होगा कि गलतियां इतनी कम होंगी कि अब आपके आंसर में एरर्स बहुत कम आएंगे। तो रैंडम एरर क्या होता है? वो होता है 1/नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि ये जितने आप करेंगे एक्सपेरिमेंट, जितने ज्यादा करेंगे उतने कम आपके एरर्स आएंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लिखो। ठीक है, तो लिखिए व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज डन 10 times, then random error is alpha, then find random error when the experiment 30 times। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला को जनरेट होगा कि R1/R2 बराबर N2/N1, N2/N1, ये इसका आ जाएगा। अब देखिए आप करेंगे सर सॉल्व, तो कितना आएगा? कितना R1 है? अल्फा है। कितना N1 है? कितनी बार किया गया काम? 10 टाइम। कितना N2 है? 30। कितना R2 जानते नहीं? तो आप कहेंगे R1/R2, ये आपका आएगा R1 क्या होगा? अल्फा। हाँ ठीक, कितना आएगा? 30/10, ये आपका 3 आ जाएगा। और यहाँ से R2 क्या आएगा? अल्फा/3।
ठीक है, इससे निकल आए। फिर इसमें एरर्स दूसरे क्या आते हैं पढ़ाने के लिए कि अब देखिए इसमें आते हैं अगले नंबर, इसको बोलते हैं मेजरिंग एरर। क्या बोलते हैं मेजरिंग एरर्स? क्या क्या होता है मेजरिंग का मीनिंग क्या होता है कि हम जिसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मेजरिंग का मीनिंग क्या, हम जिसको मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप ये कहते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब है यहाँ पे, तो इंस्ट्रूमेंट अगर खराब है तो कितना खराब है ये नहीं बोल सकते, बस खराब है तो खराब है, अगर खराब है तो हमारा वो काम नहीं करेगा। अगर हमारा क्लाइमेट ठीक नहीं है तो कितना ठीक है ये सब कुछ पता नहीं होता, बस क्लाइमेट खराब है इसलिए हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं होगा। ऑप्शन क्या होता है कि हम काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, हम बहुत आलसी हैं। तो हम कितने आलसी हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर हम थोड़े से भी आलसी हैं या हम ज्यादा आलसी हैं, दोनों ही केस में आप काम ठीक से नहीं करेंगे और आपका आंसर कभी भी सही नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे मेजरमेंट नहीं आता है कि भाई मेजर करें 5% है 10% है, ठीक। यहाँ पे मेजरमेंट आता है, तो हम जब उसी को ऑप्शन करते हैं मेजरमेंट करते हैं, तो यहाँ देखिए इसमें आता है 3 एरर्स आती है। पहली, यू कैन से दिस इज कॉल्ड 3। ठीक है, इसको बोलते हैं, पहले को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ये क्या होती है? सो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, देखिए आपकी वैल्यू जो आती है, सपोज आपकी वैल्यू 10, आपकी वैल्यू 11 आ गई, लेकिन सही आंसर तो 10 था। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर एक बढ़ के आ रहा है, या मेरा आंसर 9 आ गया तो एक कम होके आ रहा है। तो दोनों ही केस में एक का डिफरेंस आ रहा है, तो यू कैन से कि आपकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से कितनी डेविएट आ रही है। हमारी वैल्यू आएगी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और जो कि स्टैंडर्ड उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड, या उसको बोलेंगे कांस्टेंट वैल्यू। इसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस इसको मॉड लगा देंगे। देखिए मॉड का मीनिंग क्या होता है कि आंसर हमको चाहिए पॉजिटिव, अब चाहे चाहे कोई भी आंसर हो। दिस इज हियर, इफ x is a physical quantity, then absolute error is equal to delta x। ठीक है, इसको a मान लें, तो यहाँ पे डेल्टा a आएगा। ठीक है, इतना है। सेकंड आएगा, सेकंड आते हैं इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल एरर। यहाँ पे इसको बोलते हैं अ, देखिए फ्रैक्शनल एरर क्या होती है, ये आपकी होती है डेल्टा a अपॉन ए। इसको लिखिए, इसका रेशियो में कर देते हैं। और एक आप क्या है कि इसको बोलेंगे थर्ड नंबर, इसको बोलेंगे थर्ड को आप क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर। ये आएगी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 और a%, इतना आएगा। ठीक है। सर, हम्म, फ्रैक्शनल एरर को ही रिलेटिव एरर बोलते हैं ना? हाँ, आप इसको रिलेटिव बोल सकते हैं जो वो कंपेयर करते हैं, रेशनल या फिर रिलेटिव बोल सकते हैं। डेल्टा ए अपॉन
इसके ऑपरेशंस आते हैं। ऑपरेशंस का मीनिंग क्या होता है कि हमको, एक बात और बता देता हूँ आपको, कि किसी किसी क्वेश्चन में आपको डेटा तो पता होता है लेकिन आपको एक्चुअल वैल्यू पता नहीं होती कि व्हाट इज स्टैंडर्ड वैल्यू। जैसे हमने कहा कि भाई हमारा पूरे हमने कोई काम किया, ठीक है, उस काम को करने में हमको लगे सपोज 2 घंटे, या हमको लगे सपोज सकते हैं लगे हमको 50 मिनट, ठीक है। दोबारा काम किया तो हमको लगे कुछ 52 मिनट, 52 मिनट लगे। तीसरी बार काम किया तो आपको लगे 54 लगे मिनट। ऐसे हमने काम किया कब करीब 3-4 बार, तो हर बार टाइम क्या लगा डिफरेंट। तो वो अगर आपके 3 डाटा आएंगे, एक आएगा 50, एक आएगा 52, एक 54 आएगा, 3 आएंगे ना इसमें। तो क्या क्या भाई, इन तीनों में कौन सी वैल्यू स्टैंडर्ड है, तो वो तो हमको खुद ही नहीं पता है कि कौन सी वैल्यू आपकी स्टैंडर्ड होती है। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो एक्चुअली आपकी मीन वैल्यू होती है। मीन क्या होता है कि हम 50, 52 और 54 तीनों को लेकर उसका मीन निकाल लेते हैं। तो आप कहेंगे 50 प्लस 52 प्लस 54 अपॉन क्या, जितने लोग हैं तो 3 लोग हैं, अपॉन 3 करेंगे, आंसर आएगा 52 आ जाएगा। तो 52 इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू या मीन वैल्यू। तो आगे जाके आप जब करेंगे कोई एक्सपेरिमेंट, तो वहां पे आपको हो सकता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू ना पता हो, किसी किसी की पता होती है। जैसे कि हमको बोलते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड फिक्स है, तो 60 सेकंड क्या होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू। और हम कितना निकालते हैं, सपोज हमारे हिसाब से आंसर आ गया 59.2 सेकंड या 60.4 सेकंड आ गया, तो ये हमारा वैल्यू है जो हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला, ठीक है। लेकिन 60 होना चाहिए था, तो 60 आपकी वैल्यू स्टैंडर्ड है, लेकिन जो हमने निकाला हम उससे मान देते हैं। इसके अलावा इसमें एक और आता है, ये तो बड़े सिंपल चीज है। इसमें आता है कि इसके ऑपरेशंस आते हैं। ये क्या आते हैं, ऑपरेशंस आते हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं, जो मैंने आपको उसमें भी पढ़ाए थे। इसमें आता है पहला, फर्स्ट नंबर, उसको बोलते हैं प्लस माइनस। ये क्या होता है, सपोज यहाँ लिखा होता है z इक्वल टू, यहाँ लिखा होता है a प्लस बी, है ना, या a माइनस बी लिखा रहता है, दोनों में से कुछ भी लिखा हो। देखिए यहाँ से क्या होता है, जो डेल्टा z आता है एब्सोल्यूट एरर, वो आता है डेल्टा z, डेल्टा a प्लस डेल्टा बी आता है। जो आपका आता है रिलेटिव एरर, वो आता है डेल्टा z अपॉन z। तो ये क्या होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा बी अपॉन क्या आएगा, a प्लस बी। और तीसरा जो इसमें आता है, इसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज एरर। तो जो परसेंटेज एरर यहीं लिख देता हूँ मैं, परसेंटेज एरर जो इसमें आती है वो आती है रिलेटिव एरर इंटू 100 बराबर, तो ये आता है डेल्टा ए प्लस इंटू क्या 100 आता है। सेकंड क्या आता है, सेकंड, सेकंड आपका आता है इंटू और डिवाइड। यहाँ लिखा होता है जेड इक्वल टू, देखिए ये लिखा होता है ए इंटू बी, या ये लिखा होता है ए अपॉन बी, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या आता है, डेल्टा जेड पहले ये आता है अपॉन जेड, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। और यहाँ से जेड क्या आएगा, ये डेल्टा जेड क्या आएगा, डेल्टा जेड क्या आएगा, यहाँ से आएगा आपका रिलेटिव एरर, नहीं ये तो आ चुका है, एब्सोल्यूट एरर। ये कितना आएगा, ये आएगा डेल्टा जेड, ठीक है। जेड को यहाँ भेज दीजिएगा, तो ये आपका आएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू क्या कर रहे हैं, जेड कर दीजिएगा, ठीक है। इवन से जरूरत नहीं पड़ती है। और तीसरा आपका आता है परसेंटेज एरर आता है, परसेंटेज एरर। ये क्या आता है, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100,
तो ये आपका आएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 A% प्लस B%। इसमें भी एक आती है, चौथी स्टेप आती है कि अगर हमारा जो है वैल्यू मान लीजिए कि पावर ज्यादा हो। अब यहाँ पे A अपॉन बी लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे A की पावर m लिखा हो और B की पावर n लिखा हो, ऐसा कुछ लिखा हो। जैसा बोलते हैं ना क्या, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, आप बोलते हैं mv² अपन r। तो mv² अपन r में क्या दिखेगा, m है और v की पावर 2 लिखा हुआ है। तो पावर 2 है तो पावर 2 या पावर 3 कहीं भी हो सकता है भाई हमारे फिजिक्स में। तो यहाँ लिखा होता है कि चौथा नंबर। ठीक है, इसी का ही है, ठीक है। नहीं चौथा क्या, इसी का ही। इसे लिखिए पहला पार्ट कि इफ z इक्वल टू a की पावर m b की पावर n, देन तब क्या आएगा, z% क्या होता है, ये होगा m इंटू A% प्लस b इंटू क्या है n इंटू क्या आएगा B%। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। तो जो पावर लिखी उसका मल्टीप्लाई रहता है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें। यहाँ पे आपका इतना ही खत्म हो जाता है। अब इस पे क्वेश्चन आते हैं कुछ, तो एक दो क्वेश्चन में दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसको इस तरीके से कि इफ z इक्वल टू, z क्या होगा, z आपका आगे सपोज आएगा AB² अपॉन BQ एंड A% B% एंड C%। ठीक है, जो है यहाँ पे R, यहाँ लिखा है 2%, यहाँ लिखा है मान लो 3% एंड 1%। देन फाइंड Z%। ठीक है, अब देखिए z इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है AB², ये C होगा नीचे वाला, ठीक है, C है, C³ है। यहाँ से Z% क्या आता है, क्या आता है A% प्लस B की पावर 2 लिखा है ना, तो जो पावर उसका मल्टीप्लाई आएगा, तो ये आपका आएगा 2B%, तो इससे आएगा 3C% आएगा, इतना आएगा। इसको अपन लीजिए सॉल्व, तो यहाँ से तो Z% आएगा। देखिए A कितना होता है, ये आपका होता है A मतलब कि 2%, तो ये 2% आएगा। ये आता है 2, B क्या होता है 3%, और C3 इंटू C क्या होता है 1%। तो ये देखिए 2, ये आएगा 2, 3 दूनी 6 और 3, तो कितना है 6 2 6 3 9 और 2 क्या हो 11 आएगा, 11% इतना आएगा। तो दिस थिंग इज आपको याद रखिएगा। इसमें भी बात आती है कि देखिए इस सब में सबसे ज्यादा कौन आया, सबसे ज्यादा 6 आया है, सबसे कम कौन आया है, इज द मिनिमम, दिस इज व्हाट मैक्सिमम। ठीक है, इतना आपका आ गया। तो इसका मीनिंग होता है कि हमारे जेड के फॉर्मूले में सबसे ज्यादा एरर आपकी बी में आ रही है, सबसे कम किस में आ रही है, ए में आ रही है। तो वो पूछेगा बताइए कि इस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा एरर किस में आ रही है, तो आप बोलेंगे जो सबसे ज्यादा वैल्यू देगा। ठीक है, कोई फॉर्मूला दूसरा भी यूज कर सकते हैं, एनी फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि इन, देखिए एफ इक्वल टू वही MV² अपन आप जो भी पढ़ रहे थे पीछे मेरे साथ, इतना। दिस फॉर्मूला इज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ भी लिख सकते हैं इसमें इधर। द परसेंटेज
error in M, V and R। ठीक है, मान लीजिए 1%, 2% and 3%। Then find percentage error in F। अब F इक्वल टू क्या आता है? इतना रहेगा। तो आपका F कितना आएगा परसेंटेज? M कितना होता है? M आपका होता है 1%, ये 2, V कितना होता है 2%, R कितना होता है 3%। तो ये 1% आएगा, 2 दूनी 4% आएगा, 3% आएगा। तो F कितना आएगा परसेंटेज? देखिए 4 3 7 1 8 आएगा, ये आप आएगा 8%। ये निकल आएगा। ये सारे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बाकी क्वेश्चन इतने नहीं आते। क्लियर? आपको समझ आ गया पूरा? ये ठीक है। ये सब क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, आप जब उससे क्वेश्चन करेंगे अपने बुक्स में से लेकर के या कहीं से लेकर के, मैं भी दे दूंगा, तो आपको ये सब कुछ ज्यादा मिलेंगे इसमें करने के लिए। हो सकता है पावर कुछ और हो जाए, इस तरीके से हो जाए, फॉर्मूला कैसा भी हो। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, कि अगर मैंने यहाँ से पूछा होता कि जेड इक्वल इतना दे रखा है, सपोज मैंने पूछा तो व्हाट इज ए परसेंटेज, ऐसे बोला होता, तो आप ये मत करिए कि ए परसेंट लिया है इतना, तो इन दोनों को उठा के यहाँ ले आओ तो हो जाएगा माइनस। एरर्स कभी भी माइनस नहीं होती, हमेशा होती प्लस होती है। आपको जो चाहिए आप उसका फॉर्मूला तैयार करिए, ठीक है, अपने हिसाब से, और उसको लिखिए। जैसे आपको बोला गया कि भाई एफ होता है एम बी स्क्वायर बना। एफ क्या होता है? एम बी स्क्वायर बना। तो आर क्या होता है? आर क्या होता है? आर को यहाँ ले आओ, एफ को यहाँ ले आओ, तो आर आर एफ का होगा एम बी स्क्वायर अपॉन एफ आएगा। एम बी स्क्वायर के एफ आ जाएगा, तो वो आप उस केस में आपका आएगा कि आर यहाँ आएगा तो यहाँ पे आएगा आर परसेंट, इक्वल टू यहाँ पे आएगा एम परसेंट प्लस 2 इंटू वी परसेंट प्लस के एफ परसेंट, प्लस का एफ परसेंट आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिसकी एरर्स आपसे पूछ रहे हैं, हमको उसी का फार्मूला रेडी करना है। ऐसा नहीं करना है कि हमको आर पता है तो हमने इन दोनों को उठा के यहाँ भेज दिया तो यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। ये माइनस नहीं होगा बल्कि ये प्लस ही रहेगा हमेशा, ठीक है। आप भेज सकते हैं, भेजने को दिक्कत नहीं। जब ये आएगा इस साइड में तो क्या होगा? ये होगा एफ परसेंट प्लस एम परसेंट प्लस 2 इंटू वी परसेंट। अभी आपका ऐसे आ जाएगा इसमें, ठीक। तो एरर्स कभी भी माइनस नहीं होती, हमेशा प्लस होती है, हमेशा प्लस होती है, ध्यान रखिए, लिखिए इसको आगे इसके। अब इतना होने के बाद भाई ये आपका पूरा खत्म हो चुका है। मुझे आज आपको शुरू करना चाहिए काइनेमेटिक्स इन 1D और 2D, दो आते हैं। तो फर्स्ट हम लोग शुरू करेंगे 1D, फिर बाद में हम लोग जाएंगे 2D के पास में। तो 2D आई शुड स्टार्ट काइनेमेटिक्स इन 1D। ठीक है, 1D ध्यान रखिए। तो 1D कितना होगा? 1D का मीनिंग क्या होगा? कि वन डायमेंशन, ठीक है, मोशन इज इक्वल वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है।
इसके दो एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। एक कहेंगे पहला होगा हॉरिजेंटल। मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से चल रहा है, हॉरिजेंटल चल रहा है, यहाँ मूव कर रहा है। अब मान लो यही आपको वर्टिकल आता है, ये यहाँ रखा हुआ है और वो यहाँ दिखा देते हैं उसको कि वो यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर वो ऊपर जाता है तो ठीक है, आपका ऐसा हो सकता है इसमें। तो दिस थिंग इज देयर कि हाँ भाई ये चल रहा है जो आपका हॉरिजेंटल, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ठीक है, ओके। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत भारी भारी चीजें पढ़ाई जाती है इसमें। कुछ शुरुआत में आपके इंट्रोडक्शन होता है कि यहाँ पे काइनेमेटिक्स इन्वर्टी क्या होती है, फिर इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जिसको बोलते हैं, फिर जिसको बोलते हैं काइनेमेटिक पैरामीटर। काइनेमेटिक पैरामीटर उसमें क्या क्या आपका आता है, उसमें आपका आता है स्टार्टिंग में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। वेलोसिटी में आपकी दो आ जाएगी, ठीक है। एक आपकी आएगी इंस्टेंट वेलोसिटी, एक आपकी आएगी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। स्पीड में दो आती है, ठीक है। स्पीड खैर स्पीड में दो आती है, एक आपकी सिंपल स्पीड आती है, एक आपको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड बोल देते हैं। एवरेज स्पीड इसका मीनिंग क्या होता है कि आपको दो तीन डाटा दे रखे होते हैं कि हम यहाँ से कहीं गए, आपकी स्पीड इतनी थी, अब वहां से कहीं और गए, आपकी स्पीड क्या कुछ और हो गई। दोनों केस में पूछेगा व्हाट इज एवरेज स्पीड, बता दीजिएगा इसमें, तो आपका उस तरह से आपका आंसर निकल आता है। तो ये होगा एवरेज स्पीड और स्पीड में अंतर होगा। फिर आपका अगला नंबर आएगा, उसको बोलेंगे एसिलेशन। उसके भी दो आते हैं, इंस्टेंट क्या है, एवरेज क्या है, ऐसे पूछा जाता है। ये आखिरी में पढ़ाते हैं एक वर्ड कुछ स्लैप होता है, SLAP, लेकिन वो पूछा होता है कुछ जाता नहीं है, तो हम उस पर जाते नहीं है। ये नाम उसको कर देंगे, बस पढ़ा दूंगा हाँ भाई ये होता है, एग्जाम में कभी नहीं पूछेंगे क्या होता है। तो दिस थिंग्स आर हियर, तो मैं लिखवा देता हूँ कि करके आप फटाफट उसको लिख लीजिए। और उसके बाद आपका अगला नंबर आएगा काइनेमेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो इक्वेशंस क्या क्या होंगी, उसके दो शर्त होती हैं। पहली शर्त क्या होती है कि भाई आपका जो दे रखा है आपका एसिलेशन, मतलब कि ए वो कांस्टेंट है या वो कांस्टेंट नहीं है। अगर वो कांस्टेंट है तो कुछ और पढ़ाएंगे, अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो कुछ और पढ़ाएंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपका रहता है। तो आपका जो क्वेश्चन आता है बेसिकली, वैसे तो 90% क्वेश्चन यही आता है कि जो आपका होता है एसिलेशन वो आपका कांस्टेंट होता है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्या करें, तो एक ही रास्ता बचता है, जस्ट गो थ्रू इंटीग्रेशन, जो आपको पहले से अच्छे से पता होगा क्या करना होता है, कैसे करना होता है। आप उसे करेंगे इंटीग्रेशन, तो आप अपने आप आपको जो भी पता करना हो निकल आता है। यहाँ पे आपको जो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो हमें मिलता है वेलोसिटी। अगर आप करेंगे वेलोसिटी डिफरेंशिएट तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर उसको उल्टा करेंगे, अगर आप करेंगे एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट, मतलब वापस आएंगे, तो आप बोलेंगे वेलोसिटी मिलेगी। अगर आप करेंगे वेलोसिटी को इंटीग्रेट तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से आपको मिल जाता है, ठीक है। ध्यान से लिख जाइए। तो इसमें आप कहते हैं पहले आते हैं काइनेमेटिक पैरामीटर्स, क्या क्या होते हैं भाई। काइनेमेटिक पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। इतना देखिए, दिख रहा है आपको सबको, ये सबको दिख रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। हेलो, दिख रहा है सर। ओके, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो हो गया। तो देखिए काइनेमेटिक पैरामीटर क्या क्या होते हैं भाई। तो मैंने कहा था भाई इसमें कई सारे आते हैं, हमको एक एक करके लिखना लिखना चाहिए। इसमें जो पहला आपका आता है फर्स्ट नंबर, उसका बोलते हैं, आप बोलते हैं डिस्टेंस,
ठीक है, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो इसका मीनिंग क्या होता है, सिंपल सा, ये सब तो बताएंगे कि टोटल पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है, मतलब आपने कितना पाथ ट्रेवल किया, टोटल पाथ ट्रेवल जो आपका आता है, और सेकंड आपका आता है डिस्प्लेसमेंट आता है। ये क्या आता है, ये आता है नेट शिफ्टिंग, नेट शिफ्टिंग, दिस इज आल्सो इक्वल टू इनिशियल, ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, इतना पड़ेगा। ओके, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से यहाँ चले गए, तो हमने क्या बोला कि ये आने वाली, ये 4 है, ये 3 है, अब ए से कहाँ गए, बी के पास, बी से कहाँ गए, सी के पास, तो ये आपको 5 आ गया, तो 4 + 3, तो आपका 7 मीटर क्या आएगा, डिस्टेंस, और 5 मीटर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। यहाँ क्या दिखाई देगा, इसको वैसे भी मिला दूंगा, तब कहेंगे हम ए से कहाँ गए, बी के पास गए, और यहाँ से होते हुए गए, ये आपका आ रहा है क्या, रेडियस आएगा, तो यहाँ पे अब जो आपका डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस जो आप चले, ये आएगा पाई आर, जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये आपका 2 आ रहा है, कितना आएगा, थर्ड क्या आएगा इसका, इसका बोलते हैं स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू सिंपल होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो क्या सिंपल फॉर्मूला है, अपॉन क्या आप लेंगे टाइम आएगा, इसका सिंबल भी हम लोग अब फिलहाल वी डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे वी वेलोसिटी का होता है, लेकिन हम आगे स्पीड को भी वी लिख देंगे, ठीक है, ये में तो इसका यूज नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आएगा v इक्वल टू डी अपॉन टी, ठीक है। चौथा, चौथा जो उसका नंबर आता है उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, उसको बोलेंगे वी एवरेज, इसका मीनिंग होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और डिवाइड क्या होगा, टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लेते हैं टोटल, ठीक है। मान लीजिए आप ए से बी के पास गए, फिर आप बी से कहीं सी के पास चले गए, तो दोनों ही केस में आपकी जो स्पीड वो डिफरेंट आ रही है, तो पूछे भाई एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आप कहेंगे कि हमको इस बात से मतलब नहीं है कि मेरी पहले स्पीड सपोज से 40 थी, बाद में 60 हो गई, तो हम बोलेंगे 40 + 60/2, आंसर 50 आ जाएगा, पर ये गलत होता है, हमको स्पीड का निकालना है एवरेज, तो हम लोग स्पीड प्लस स्पीड अपॉन 2 नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि ये लेंगे कि उस स्पीड की वजह से हम कितना टोटल चले, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो आपका आंसर आएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, इसका मीनिंग आता है, और इसके 3 केस बन जाते हैं एवरेज स्पीड के, ये सब तो खत्म हो गया। तीन केस क्या क्या बनेंगे भाई, देखिए, इसमें पहला केस बनता है, फर्स्ट केस, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक गए, ऐसे दिखा देंगे, ठीक है, कि आप ये ऑब्जेक्ट यहाँ से क्या हुआ, सपोज यहाँ तक गया,
फिर क्या हो, यहाँ पहुंच गए। चला कितना, d1। टाइम के लिए, टाइम के लिए d2। ठीक है, तो आपको यहाँ से v एवरेज आएगा, मतलब एवरेज स्पीड। ये आएगा d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस d2 आएगा। मान लो 3 हो तो d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस d3 आप बोल दीजिएगा, इसका मीनिंग आ जाएगा। सेकंड केस क्या आएगा इसका, कि हम यहाँ से यहाँ तक गए सपोज, अब यहाँ से चले, आप यहाँ पहुंच गए और आप यहाँ पहुंच गए। ठीक, कितना चले आप, सपोज आप चले d1, आप चले क्या d2। स्पीड क्या है आपकी, यहाँ पे v1 स्पीड है, यहाँ स्पीड क्या है, आपकी स्पीड v2 आती है। तो यहाँ से आपका v एवरेज आएगा, आएगा d1 प्लस d2 अपॉन t प्लस t2 आएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमको t पता नहीं है। तो t क्या होता है, t आपको होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आपको बनेगा यहाँ से d1 प्लस d2 अपॉन d1 अपॉन v1 d2 अपॉन v2। अब इसको लिख लीजिए। ठीक है, थर्ड केस क्या आता है इसमें, कि मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक गए, फिर से गए, और यहाँ से क्या हुआ, आगे बढ़े। आपको पता है कि स्पीड मेरी v1 थी, स्पीड क्या थी मेरी v2। टाइम क्या लगेगा t1, टाइम क्या लगेगा t2 लगेगा। तो v एवरेज कितना आएगा, आएगा d1 प्लस d2 अपन d1 प्लस t2 आएगा। d क्या होगा, ये इंटू ये आएगा, ये आएगा v1 t1 अपन क्या आएगा t1 प्लस t2 आपका जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस थिंग्स आर यस कि हाँ भाई ये इसमें बढ़ सकता है लिखने के लिए। आगे चलिए ना। क्वेश्चन क्या आएगा इसका, आप क्वेश्चन बोल सकते करने के लिए इसको। हाँ, इसमें एक चीज आती है कि सपोज वो कहता है, ऐसा कहता है कि हम गए और वापस आ गए। ठीक है, तो आप जब जाएंगे वापस आएंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा, इधर रिवर्स, रिवर्स से एक्स, इसको मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से कि ऐसा भी होता है इसमें कि मान लीजिए कि देखिए फोर्थ केस कि आप गए और वापस आ गए। ऐसे केस में जो d1 होगा ये d होगा और ये d2 भी क्या d आएगा। ठीक है, जब गए तो आपकी स्पीड क्या थी, मान लो v1 स्पीड थी, आपकी स्पीड थी v1, लौट क्या था, स्पीड क्या थी v2। तो आप कहेंगे इस केस में देखिए जो टाइम लगेगा t1 वो आएगा d अपॉन v1, d अपॉन क्या आएगा v2 आएगा। तो v एवरेज कितना आएगा d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस d2, इतना आएगा। तो कितना आपका v एवरेज आएगा, d1 क्या होगा, ये आपका आएगा d प्लस d, और टाइम क्या आएगा, ये आएगा d अपॉन v1
डी अपन क्या आएगा, V2 आएगा। ये कॉमन लेंगे 2D आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 2V1 V2 अपन V1 प्लस क्या आएगा, V2 आएगा। इस तरीके से ध्यान रखिएगा इसको। ओके, अगला इसका नंबर आएगा इसमें, जब हम लोग पढ़ाने के लिए लिखेंगे इसमें। लिखिए इसको पहले। ठीक है, फिर इसमें आएगा अगला नंबर, हम इसमें बोलेंगे कि देखिए आपका हो गया एवरेज स्पीड, ठीक है। फिर अगला नंबर आएगा, इसका आएगा वेलोसिटी, ठीक है। कौन सा नंबर हो गया, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फोर्थ के बाद फिफ्थ आएगा, फिफ्थ नंबर। जो फिफ्थ नंबर इसमें आएगा, पांचवा नंबर, उसका बोलेंगे वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेस पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन क्या होता है भाई, आपका होगा एक्स, तो चेंज क्या हो, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इतने के पूरे का क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। अब देखिए, तो इसका v कितना आएगा, v इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन क्या, डेल्टा टी, मीटर पर सेकंड या जो भी आ जाए, ठीक है। इसमें दो टाइप के आते हैं। पहला, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, या फिर बोल देंगे इंस्टेंट, सॉरी वेलोसिटी, ठीक है। जब बोलेंगे इंस्टेंट, वेलोसिटी, तो v इंस्टेंट क्या आएगा, dx अपॉन dt, मतलब यू हैव टू गो थ्रू डिफरेंशिएट, ठीक है। और दूसरा आपका आता है, इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज क्या होगा, जब कहेगा v एवरेज, सिंपल सा होगा, फाइनल पोजीशन बड़ा डेल्टा एक्स अपन क्या आएगा, डेल्टा टी आएगा। दिस इज कॉल्ड फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपन क्या आएगा, टी फाइनल, टी इनिशियल, ठीक है। इतना आपका रहेगा, ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं कि इफ एक्स बराबर, सपोज यहाँ लिखा है टी स्क्वायर 3t, ठीक है, इतना लिखा हुआ है, प्लस 1 मान लो, देन फाइंड, क्या पता करेंगे, पहला तो लिखा है v नॉट, v1, v2 एंड v5। सेकंड, v एवरेज बिटवीन t बराबर 0 तो t बराबर 2 सेकेंड, ठीक है, इतना। और थर्ड निकालेंगे, v एवरेज 1 सेकेंड तो t बराबर 4 सेकेंड, ये मान लीजिए, ठीक है, इतना कर लीजिए। आप करेंगे इसको सॉल्व, होगा पहला फर्स्ट नंबर। तो देखिए x इक्वल टू क्या होता है, टी स्क्वेयर 3t प्लस 1, इतना आ गया। तो पहला आपका क्या आएगा, v कितना आएगा, dx अपॉन dt कितना आएगा, इसका आएगा 2t प्लस 3 आएगा, ठीक है, 2t प्लस 3 आ जाएगा इसमें।
इसमें वैल्यू पुटअप कर सकते हैं अपनी। जी, कितना वी नॉट आएगा, मतलब यहाँ रखेंगे 0, तो ये आपका आएगा कितना, 20 प्लस 3 मीटर पर सेकेंड। V1 कितना आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3, 5 मीटर पर सेकेंड। V2 कितना है, V2 पूछेगा ना, V2 आएगा 2 प्लस 3, 7 मीटर पर सेकेंड। और V4 कितना आएगा, V4 अरे V5 पूछा गया, V5 कितना आएगा, इसमें दो दो 5, 5 में 10 3 13, 13 मीटर। सेकंड इसका आएगा, सेकंड नंबर इसका आएगा जाएगा। सेकंड नंबर क्या आएगा इसका, हमको निकालना होता है वी एवरेज निकालना होता है। तो देखिए वी एवरेज कब निकालना है, T0 और T2 के बीच में। तो मुझे निकालना पड़ेगा 0 सेकंड पे आपकी क्या पोजीशन है, मतलब कि मुझे x0 निकालना पड़ेगा, और x2 क्या होता है आपकी फाइनल पोजीशन, ये निकालना होगा। तो वी एवरेज आपका जो आएगा, क्या आएगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, क्या आएगा x2 माइनस x0 अपॉन क्या 2 माइनस 0, इतना आ जाएगा। x2 क्या होता है, x2 आपको होगा आपकी पोजीशन, तो हम x वाले फॉर्मूले में क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो ऐसे आप 2 रख के देख लीजिए, यहाँ पे 2 यहाँ रखेंगे इस वाले में, तो बताइए x2 कितना आएगा, कौन बताएगा, बताओ x2 कितना आएगा, बोलिए x2 कितना आएगा, x0 कितना आएगा। आपने देखा आपको बोर्ड सबको, जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड में, बोलो बच्चा x2 कितना आएगा।
11. 2 3 4 2 3 6 11 आएगा। 11 आएगा। x0 कितना आएगा? क्या कहेंगे? 0 0 0, ये आपका 1 आएगा। अपॉन क्या आएगा? ये अगर 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10/2 आ रहा है, दैट इज कमिंग 5 मीटर पर सेकेंड। और थर्ड कितना आएगा? आपका v एवरेज आएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। कब निकालना है? 1 और 4 के बीच में, तो आपको ये x4 आएगा, x1 आएगा, इतना आएगा। कितना होगा x4? यहाँ रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, 4 3 12, 16 12 क्या होता है? 28 और 1 29 आएगा, 29। 1 कितना आ गया? यहाँ रखेंगे 1 1 1 1, तो 1 3 1 4 1 5 5 आएगा। अपन क्या ये आएगा? 3 आएगा। 29 5 का कितना बचा? 24 अपॉन 3, आपका आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। इतना आपका क्लियर रहेगा। ठीक है, इसको लिखिए। खड़ा क्या? देखिए अब इसमें आएगा इक्वल्स टू, इसमें अगला नंबर आएगा, उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। 5वां हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। 6 नंबर इसका आएगा, अब इसको बोलेंगे व्हाट इज एक्सेलरेशन। फिर इसमें आता है एक्सेलरेशन आता है। ये इसमें भाई 2 टाइप के आते हैं। हम सिंपल से बोल देते हैं भाई ये क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इतना आता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए ए जो आपका आएगा, ए बराबर ये आएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी आएगा, ठीक है। मीटर पर सेकंड के हो तो ठीक है, वो तो हो जाएगा। इसमें लिखेंगे आप फर्स्ट नंबर, ये पहला, आप बोलेंगे इंस्टेंट कितना आएगा? इंस्टेंट एक्सेलरेशन ए बराबर डी बी अपॉन डी टी। सेकंड आएगा एवरेज एक्सेलरेशन, ये आएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, इतना आपका जाएगा। ओके, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन वही आएगा इसके ऊपर भाई, सिंपल सा क्वेश्चन दे देंगे, डिफरेंशिएट कर लेना, हो जाएगा। कि अगर आपका एक्स आता है, देखिए एक्स इक्वल टू क्या आता है? एक्स है तो भाई मुझे को ए निकालने के लिए वी पे आना पड़ेगा, वी के आगे जाना पड़ेगा। तो मैं काम करते हैं, वी दे देते हैं आपको, कि वी पता है मुझे। वी क्या दे रखा है मुझे? टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 7 से दे रखा है। देन फाइंड ए, ये कहता है कि ए 0 निकालिए, ए 4 निकालिए, और बी नंबर ए एवरेज निकालिए बिटवीन टी बराबर 0, टी बराबर
2 सेकेंड 80 एवरेज निकालिए बिटवीन 1 सेकेंड 50 और 4 सेकेंड। वही क्वेश्चन है लेकिन बस आंसर क्या है दूसरा आएगा। करना आपको वही है कि यू हैव टू डिफरेंशिएट। पहला इसका आप करेंगे सॉल्व। कि v पता है t स्क्वायर 4t प्लस 7, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो a कितना आएगा, इसको मान लो ये फर्स्ट है, इसको मान लो ये सेकंड है, इसको मान लो ये थर्ड है, हो जाएगा ये। तो फर्स्ट कितना आएगा, आप कहेंगे a कितना आएगा, ये आएगा dv अपॉन dt। आप कहेंगे डिफरेंशिएट तो कितना आएगा, ये आपको आएगा 2t माइनस 4 आएगा। ये आपको दिखेगा साफ साफ भाई यही आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं भाई a जीरो कितना आता है, जीरो क्या होता है, इस पर a रख दो जीरो तो आपको आएगा जीरो मतलब -4 आ जाएगा ये, तो आपको आएगा माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a1 कितना आएगा, यहाँ तो 1, तो 1 2 ये आपका माइनस का 2 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a2 कितना आएगा, यहाँ तो 2, 2 दूनी 4, ये आएगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और a4 कितना आएगा, यहाँ तो 4, 4 दूनी 8, 8 से 4 क्या 4, आपका आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतना आपका आ गया। बचा आपका ए एवरेज सेकंड नंबर, कब निकालना है, डेल्टा वी डेल्टा टी v2 v0 अपॉन 2 माइनस 0, ठीक है। v2 क्या आएगा, मतलब कि v के फॉर्मूले में 2 रख दिया जाए, तो v फॉर्मूला इधर रखें, यहाँ रखिए t बराबर क्या 2 रख देते हैं, तो यह क्या आएगा 2 रखा है, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, यह आएगा -8 प्लस 7, ये -1 आएगा, और 2 दूनी 4, 4 से 1 गया मतलब 3 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। कितना आएगा vo, अभी यहाँ पे मतलब v0 रख दीजिए, 0 0 तो खत्म हो जाएगा, 7 आएगा -7, अपान क्या आएगा 2 आएगा, माइनस का 4 अपान क्या आएगा 2 आएगा, इतना आएगा। और थर्ड क्या आएगा आपका, एवरेज कब निकालना है, ये आएगा 1 और 4 के बीच में, तो v4 v2 अपान 4 माइनस 2, यहाँ इतने 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, वो 4 चौको 16 16 कट गया, बच्चा आपका 7, आपका 7 आ गई है, 7 माइनस 2 रख दो भाई, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 तो रखा गया था आपको बराबर। अच्छा 1 4 है तो यहाँ 1 आना चाहिए सॉरी, v4 कितना आता है, देखिए v4 आपका आ गया, वो 4 चौको 16 आ गया इतना, 1 यहाँ रखिए, तो 1 ये आएगा 1 4, तो ये आपका आएगा मतलब 1 माइनस 4 है ना, तो 1 और 7 7 रहेगा 8 आएगा, 8 4 रहेगा 4 बचेगा, ये आपका आएगा 4 अपान क्या आएगा, ये आएगा 3, आएगा 3 अपान 3 इस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इतना आएगा। तो दिस थिंग इज हियर कि हाँ भाई ये मेरा आंसर निकल आएगा। तो ऐसा उसको पता कर सकते हैं बाकी वैल्यूज जितनी भी होंगी यहाँ पे।
हो गया इतना। आगे भी इसमें क्या करना चाहिए, आगे मेरा जो नंबर आएगा अगला, देखिए ये आपको एक आपका स्लैब भी आता है SLAP, वो आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एसिलेशन, वो आता है D/dt आ जाता है। तो उसकी यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड क्यूब, इसकी आइए मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है, लेकिन वो बस ऑफिशियली उस पढ़ाने के लिए होता है, उसमें न्यूमेरिकल कभी नहीं आता। हम लोगों को इसका रिवर्स पढ़ना होता है। देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा कि एक्स को बोलते हैं पोजीशन, डेल्टा एक्स को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और dx/dt उसको करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको बोलते हैं वेलोसिटी, और आप करेंगे उसी को सेकंड डेरिवेटिव तो बोलेंगे d2x/dt स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब मुझे इसका वापस आना होता है, तो यहाँ लिखा होता है, देखिए अगर हम लोग x क्या लिखा होता है आपका, पोजीशन, ठीक है। अगर x को आप करेंगे डिफरेंशिएट dx/dt तो आपको मिलेगा वेलोसिटी, आप करेंगे dv/dt या d2x/dt स्क्वायर तो आपको मिलेगा एक्सीलरेशन, ठीक है। और a को अगर आप करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है, इस तरीके से, तो आपको मिलेगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी करेंगे इंटीग्रेट तो आपको मिलेगा एक्स नहीं, आपको मिलेगा डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। तो ये क्लियर हो रहता है इसका मैटर कि भाई अभी आपको देंगे एक्सीलरेशन, वो आपको कहेंगे भाई बताइए क्या पोजीशन आती है, तो आपको वापस आना है। तो मतलब कि आप ए से बी के पास आएंगे और बी से एक्स के पास आएंगे, ऐसे चलेंगे वापस, आपका निकल आएगा आंसर। आपको एक्स पता है, आपको ए पूछ रहे हैं, तो पहले आप एक्स से वी के पास जाएंगे, फिर आप वी से आप ए के पास जाएंगे, तो ऐसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपका काम बन जाएगा और आप जो चाहिए वो मिल जाता है, ठीक है, याद रखिए। इसके बाद आपका इसमें आता है कि काइनेमेटिक इक्वेशंस, काइनेमेटिक इक्वेशंस, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है, मतलब आपका ए कांस्टेंट होता है। तो देखिए इसमें आपकी आती है 7 इक्वेशन आती है, कितनी, 7, आपने शायद 3-4 पढ़ी होंगी, ठीक है। देखिए हमारे पास 7 होती है, तो हम लोग, आप बोलोगे 3-4 ही पढ़ी हमने, तो मीनिंग क्या होता है कि हमारा जो काम होता है वो 3-4 से हो जाता है, हमको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो 7 पढ़ने का मीनिंग ये होता है कि भाई अगर वैसा कोई क्वेश्चन आया तो आपको वो इक्वेशन लगेगी, वो फॉर्मूला यूज होगा, अगर नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, हमारा काम तो आगे 3-4 से चल ही रहा है ना। तो होती क्वेश्चन 3-4 ही है, हम 7 तक बढ़ा देते हैं उसको, और 7 जो होती है वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है कि भाई ऐसे केस में ही लगाना, सब जगह लगेगा भी नहीं। अब आपको वो केस याद होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा केस था तो ये पढ़ाया गया था, ठीक है, अगर वैसा आपको याद रहेगा तो फिर आप, अच्छी बात है, फिर आप उसको यूज करिए। अदरवाइज आपने जो 3-4 पढ़ रखी है वही हमारे लिए बहुत है, उसमें ये होता है कि भाई टाइम लग जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता। तो पहला जो उसका होता है वैल्यू, इसको बोलते हैं v बराबर u+at, ये तो जानते होंगे। सेकंड 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 क्या होती है, s बराबर ut+12 at स्क्वायर, ठीक है। जो s आपका लिखा होता है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकंड।
थर्ड क्या आता है, वी स्क्वायर 2as, और चौथा क्या आता है, एस टीथ, ऐसे बोल सकते हैं हम इसको, u प्लस हाफ ए, 2t माइनस 1 ऐसा बोल सकते हैं। तो एस टीथ का मीनिंग क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीथ सेकेंड। पांचवा एस का देखिए, ये लिखा है ना यूटी लिखा हुआ है, यहाँ पे वीटी आता है, हाफ इट स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला जो होता है चौथा पांचवा फॉर्मूला है, ठीक है, ये कब यूज करते हैं, ओनली इन केस ऑफ रिटार्डेशन, ठीक है। और आपको ये, जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई बॉल फेंक दी, बॉल जाती है तो रुक जाती है आखिरी में, तो कितने से फेंकी थी हमको यू पता ही नहीं था, पर ये पता है कि भाई जाके बॉल कहने की क्या होता है, रुक जाती है, रुक जाती है तो वी जीरो आपका आएगा, ऐसा बोल सकते हैं। यू कैन से यहाँ लिख सकते हैं यूज इन केस ऑफ रिटार्डेशन। छठा छठा आता है आपका वी एवरेज, ये क्या था, u प्लस वी अपॉन टू, और सातवां जो आपका था वी एम पी आता है, यू स्क्वेयर इस वी स्क्वेयर अपॉन टू। ये ऐसे लिखा होता, मान लीजिए आप यहाँ से चले, आप यहाँ पहुंच गए, ये आपका मिड पॉइंट है, स्पीड क्या है, u है, स्पीड क्या है, v है, और ये क्या है, ये आपका x है, मतलब मिड पॉइंट है, एंड दिस इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि वो एक साथ में चल रही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है या फिर कम होती है, दोनों केस में सही काम कर रही है। वेलोसिटी बढ़े या कम हो, लेकिन वो यूनिफॉर्मली होना चाहिए, इसलिए साफ साफ लिखा होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हमारी प्रोसेस या हमारा जो मूवमेंट हो रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में नहीं आता, मतलब कि उसका ए कांस्टेंट नहीं है, तो फिर आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, इनमें से एक भी काम नहीं आने वाला। फिर क्या करेंगे, फिर एक ही रास्ता बचा, भैया लगाओ इंटीग्रेशन, ठीक है। कि हमको पता है कि हमको पता है कि ए बराबर होता है डीवी अपॉन डी टी, यहाँ लिखा था हमने कहीं पे, ठीक, ऊपर लिखा था। तो डीवी क्या होगा, डीवी आपका होगा ए इंटू डी टी। तो अगर आप करेंगे, अगर ए इंटू डी टी को इंटीग्रेट, तो आपको फिर वेलोसिटी या पोजीशन या जो भी आपको चाहिए वो मिल जाता है, ठीक। यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा रखा है कि अगर आपको ए पता है, अगर आपको वी चाहिए, तो आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर आपको v पता है, आपको x चाहिए, तो आपको वापस फिर से एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, x या डेल्टा x आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहां से। और अगर आपको चाहिए, अगर आपको x पता है तो सिंपल बात है, करो डिफरेंशिएट, dv dx अपॉन dt मिलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी करो डिफरेंशिएट, मिलेगा dv अपॉन dt मतलब एक्सेलरेशन, उसे करो डिफरेंशिएट तो मिलेगा d अपॉन dt, दैट इज कॉल्ड स्लैप। यहाँ तक मुझे आते हैं, तो ऐसे इसकी पूरी प्रोसेस चलती रहती है। ये इसके क्वेश्चन आएंगे, और ये सेम क्वेश्चन आपके आएंगे इन केस ऑफ वर्टिकल मोशन। अगर वो बॉडी, ये जो सब कुछ बता रखा है आपका, ये सब कुछ सही तब है जब भी चल रहा है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हम यहाँ थे, यहाँ पहुंच गए, स्पीड क्या वी है, स्पीड क्या यू आ गई, चले कितना, मान लो एस चले कितना ए के साथ में, और टी सेकंड लगा, ठीक है। इसमें एक बात और सामने आती है आपको पढ़ाने के लिए कि हाँ भाई, हम जो इसमें बोल रहे हैं, ऐसे इक्वल इतना आपका आ जाएगा, यू सब कुछ लिखा है मैंने पूरे हिसाब से, कि अगर आपका यू, या क्या बोलना था मुझे, कि अगर आपका ये सपोज आपका हो जाएगा सपोज वर्टिकल, है ना, तो वहां पे बस इतना फर्क पड़ेगा, जहाँ पे ए लिखा है वहां पे जी आएगा, जहाँ पे लिखा है एस वहां पे आपका टी, वहां पे आपका एच आएगा। तो जहाँ लिखा है एस वहां बोल देंगे भाई ये एच आएगा इसमें, हाइट,
और जहाँ पे लिखा है ए वहां पे आपका जी आएगा ग्रेविटी। ग्रेविटी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन एक्सेलरेशन ए की वैल्यू फिक्स बिल्कुल नहीं होती। तो हमको ए की वैल्यू बिल्कुल पता नहीं होती भाई क्या आ सकती है, कुछ भी हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जो भी चाहे हो सकती है। अगर निगेटिव तो आप बोलेंगे टार्डेशन, अगर पॉजिटिव तो आप बोलेंगे एक्सेलरेशन। अगर जीरो है तो इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है लेकिन उसके वेलोसिटी में, उसकी स्पीड में किसी भी टाइप का कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग है। ठीक है, इतना सही है। इसमें कुछ ग्राफ पे क्वेश्चन आ जाते हैं, पर ग्राफ करने मतलब ग्राफिकल में अगर सपोज ये जो जितना दे रखा है सब कुछ आपको ग्राफ में दिख जाता है। ठीक है, तो हम लोग ग्राफिकल में चले जाते हैं तो फिर हमको हर एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ सकता है। वहां पे भी आता है ग्राफ है कितने टाइप के, जो आप बोले ग्राफ आपके होंगे सपोज 3 या 4 टाइप के होंगे। एक होगा आपका एक्सटी ग्राफ, मतलब कि पोजिशन वर्सेस टाइम। दूसरा आपका होता है वीटी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तीसरा आपका होगा एटी ग्राफ, एसेस वर्सेस टाइम। ठीक है, चौथा पे आएगा वीएक्स ग्राफ। वीएक्स ग्राफ, तो वीएक्स क्या होता है? वीएक्स आप जानते हैं, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन। आप कैसे मिल सकता है इसमें? हर एक ग्राफ का अपना अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, कि भाई इस ग्राफ का मतलब ये, इस ग्राफ का मतलब ये, आपको देखने पता चल जाता है। वो हम इसमें एक दो पढ़ सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें 'An object moves with rest', मतलब u बराबर 0, with rest, with rest, from rest, with uniform acceleration। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन फाइंड, तो आपको क्या पता करना है ना? सेकंड नंबर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड। और थर्ड, इन 10th सेकंड। ठीक है, फाइव। आप करिए इसको सॉल्व। देखिए यू क्या दे रखा है? 0। ए क्या दे रखा है आपको? ए दे रखा है 4 मीटर पर। टी क्या दे रखा है आपको? 10 सेकंड। आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या आएगा इसका कि v बराबर u प्लस 80। v बराबर इतना आएगा, u प्लस 80। तो कितना आएगा v? तो आप कहेंगे v बराबर u क्या आएगा? 0। ए क्या आता है 4, टी क्या आता है 10। ठीक है, तो v आपका आएगा 40 मीटर पर सेकंड।
और सेकंड नंबर क्या आएगा? आएगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा इसका? आएगा तो आप कहेंगे यहाँ से कितना आएगा? यूटी क्या होता है? 0। टी क्या होता है? 10। हाफ ए क्या होता है? 4। टी क्या होता है? 10 का स्क्वायर। ठीक है, 2 से कट गया 2। 0, ये 10 का स्क्वायर क्या? 100 आएगा। 100 इंटू 2 200 आएगा, तो आंसर 200 मीटर आएगा। ठीक है, और थर्ड क्या आएगा कि एस टीथ यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस 1। यू क्या होता है? 0। हाँ, ए क्या होता है? 4। टी क्या होता है? 10 माइनस 1। कितना आएगा इसका आंसर? देखिए 2 से कटेगा तो ठीक है, 10 दूनी 20, 20 से 1 गया 19, क्या 19 और 2 38 आएगा, 38 आएगा, 38 मीटर। क्लियर? कितना आएगा? इसके बाद इसमें आता है ग्राफ। हम लोग ग्राफ से अच्छा पहले पढ़ लेते हैं ग्रेविटी वाला क्वेश्चन। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं अगली हेडिंग, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। इसका मीनिंग होता है ग्रेविटी के अंदर आपको मूव करना है। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है जैसे ऐसे दिखाई देगा, जो यहाँ से ऊपर जा सकता है, या हो सकता है ये ऊपर से ही आए नीचे, ऐसे कुछ भी इसमें केस बन सकता है। यहाँ पे गिरता है। तो यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन क्या आएगी? फर्स्ट नंबर आप कहेगी v बराबर u प्लस जी टी। सेकंड क्या आएगी? सेकंड बताएगा कोई? सेकंड क्या आती है, किसी को पता है? सेकंड क्या आती है भाई? h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। थर्ड क्या आएगी? थर्ड आएगी v स्क्वेयर यू स्क्वेयर प्लस 2as। चौथी क्या है? जो पुरानी लिखी है उसको देख के बताइए। आपका चौथा आएगा h टीथ यू, अच्छा ये जी जाएगी हाफ जी टू टी माइनस 1 आएगी। ठीक है, पांचवा नंबर जो आपको दिखेगा इसमें 5 नंबर, पांचवा आपका आएगा h बराबर वी टी माइनस हाफ जी डिस्टेंस से बॉल को नहीं, हमने यहाँ से ऊपर फेंक दिया, हमको बोला कि भाई बॉल पर फेंकी गई है,
अब बॉल जाकर रुक जाती है, भाई कहीं रुकेगी फिर नीचे गिरेगी, तो रुकती इसका मतलब कि v जीरो होता है, और ग्रेविटी आपका हमेशा नीचे काम करता है, तो दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, आज में लिख सकते हैं। छठा नंबर, छठा क्या आएगा, v एवरेज, ये सेम आएगा, u प्लस v अपॉन 2, और आपको सातवां आएगा v mp आएगा, u स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2 का रूट। यहाँ पे दिखाएंगे इसमें कि हमने उसको यहाँ से फेंका है, वो यहाँ पहुंचा है, और ये इसके बीच में आ गया। अब ये कितना होगा, सपोज ये h है, एक h बराबर दे रखा है, ठीक है, ये स्पीड क्या है u है, ये स्पीड क्या है v दे रखी है, और ये स्पीड आपकी v mp दे रखी है। समझिए आप कैसे कैसे, ये इसके बारे में आ जाएगा, फॉर्मूले वही यूज होंगे, सब कुछ वही होगा, बस एक ही फर्क होगा, जहाँ पे एस है वहाँ पे एच आएगा, और जहाँ पे लिखा है ए वहाँ पे आपका जी आ जाएगा, बाकी कुछ फर्क नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन मोशन ग्रेविटी के ज्यादा आते हैं, इससे कम आते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं लगभग, हम इस पे नहीं बोलेंगे यहाँ पे आएगा ही, लेकिन ग्रेविटी क्वेश्चन अगर बोले जाए इन दोनों कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी चीजें बता पाते हैं, और हमको इसमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, जी बताना नहीं पड़ता, आप पहले जानते होते हैं। ठीक है, और एक और बात आती है कि हम लोग जनरली जी बराबर रख देते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 रखने का मोटो इतना ही होता है कि भैया जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, और कोई इसका मोटो नहीं होता। एक और मैं आपको बता देता हूँ, लॉ ऑफ गैलीलियो। लॉ ऑफ गैलीलियो, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म ऐसे से मूव कर रहा है, ठीक, यूनिफॉर्म एसलेशन से चलता रहता है इस तरीके से, तो वो कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगर टाइम इंटरवल सेम दे रखे होते हैं तो। इसमें देखिए अगला, लॉ ऑफ गैलीलियो। ठीक है, पहला होता है इसमें फर्स्ट, व्हेन u बराबर 0, और ये क्या कांस्टेंट है, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट चलता है, वो यहाँ से चला, यहाँ पहुंच गया, वो यहाँ पहुंच गया, और वो यहाँ पहुंच गया, हो गया। यहाँ से वो चला तो आपको लगा उसने टी सेकेंड, मान लीजिए यहाँ लगा उसने टी सेकेंड, यहाँ लगा टी सेकेंड, यहाँ u क्या था, u बराबर, वो चला सपोज s1, वो चला सपोज s2, वो चला बस सपोज s3। कितना चला आपको, तो आप कहेंगे s1 चला, चला s2 चला s3, आपको दिख रहा होगा सामने बोर्ड में। तो इसका मीनिंग ये होता है कि भाई वो जब चलेगा तो रेशियो क्या इसका आएगा, रेशियो इसका आता है s1 s2 s3 का रेशियो, ये आता है 1:3:5, चलता रहता है 7:9 से चलता रहेगा। ठीक है, और यही अगर आपका रिवर्स होगा कि भाई वो v बराबर 0 आता है, ऐसा बोल देता है, तो रेशियो आपका आएगा 5:3:1, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये टी आप कुछ भी बोल सकते हैं, सपोज 1:1:1 सेकेंड, या 2:2:2 सेकेंड, या 5:5:5 सेकेंड, या 10:10:10 सेकेंड, जो भी आप मान से ले सकते हैं इसमें। तो टी आप कुछ भी बोल सकते हैं, इससे बात नहीं है, लेकिन सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर सेम है, एक कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला को मैच करेगा। ठीक, ठीक है, यहाँ तक रखिए। ठीक है, बाकी इसका एक पार्ट बचा हुआ है, इसको हम लोग कल के लेक्चर में खत्म करेंगे। ठीक है, ध्यान से इतना कर लीजिए यहाँ तक का। बाकी इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, बताइए। अभी इसमें चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, समझे, चैप्टर भी बाकी, ये चैप्टर पर कल खत्म होगा।
सबको समझ में आ गई? जयश्री, खुशी, हाँ सर। मानसी, निहारिका, पवन, हाँ सर। आदित्य, आकांक्षा। चलो ठीक है, तब लिखिए, फिर बाकी हम लोग कल क्लास में इसको खत्म करेंगे चैप्टर को, ऐसे क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारे, ठीक है, जो बाकी आपको इसमें दिए जाएंगे।